ये जो लफाजी पे, जो केवल नारेबाजी पे, थाली पीटने और दिया जलाने और अभी माथा पे मस्तक पे लगा लेंगे अगर हम अपने देश की मिट्टी, तो औरतें कहाँ की बात होती थी कि औरतों का जीवन तो धान का रोपा है। धान एक जगह बीजड़ा डालो, वहां से उठा करके अगर दूसरी जगह लगाओगे तभी उसमें अच्छे फसल आएंगे। पत्रकारिता का नेस्तनाबूद करके छोड़ दिया है इन लोगों ने। पत्रकारिता रही नहीं गई है कहीं भी। किसी भी आप अखबार उठा लीजिए, आप अपने शहर का अखबार उठा लीजिए, देख लीजिए उसमें कितनी पत्रकार। तेरे माथे पर ये जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल को अगर परचम बना पाती तो बहुत अच्छा। मणिपुर में महिलाओं पर प्रताड़ना और दुष्कर्म जैसे अत्याचार की खबरों के बीच महिलाओं को लेकर एक खास आंकड़ा इन दिनों पूरे देश के लिए चिंता का सबब बन गया है। अखबारों में सुर्खियां बन रहे ये आंकड़े वर्तमान सरकार के बेटी बचाओ नारे पर गंभीर सवाल उठा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी संक्षेप में कहें एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 से 2021 के बीच देश भर से मात्र 3 वर्षों में 13,13,000 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई हैं। जी हाँ, गुम हो गई हैं। यह तो महज सरकारी आंकड़ा है जो थाना आदि में दर्ज कराए गए। झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश में तो परिवार के लोग पुलिस थानों तक पहुंचने से भी घबराते हैं। मेरा नाम है किसलय, आप देख रहे हैं YouTube पर फैक्टफुल चैनल। खबरों के विस्तार में जाएं तो विगत 26 जुलाई को राज्यसभा में उठे एक सवाल पर गृह मंत्रालय द्वारा एनसीआरबी का जो आंकड़ा पेश किया गया उसमें लापता महिलाओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश से बताई गई। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। इससे पहले हम लोग सुना करते थे कि झारखंड से महिलाओं युवतियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है, लेकिन इस एनसीआरबी जैसे आंकड़ों में झारखंड जैसे प्रदेशों से गुम महिलाओं के आंकड़े मात्र सैकड़ों में बताए जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ 100 में बताए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, इन पिछड़े प्रदेशों में दूर दराज के लोग पुलिस वालों तक पहुंचने से घबराते हैं। बहरहाल आज हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बातें करेंगे। राज्यसभा की एक सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने पिछले दिनों महाराष्ट्र का हवाला देकर इस मुद्दे को सामने लाया। 26 जुलाई को केंद्र के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एनसीआरबी का आंकड़ा पेश करते हुए सरकार द्वारा संज्ञान लिए जाने की बात भी कही। तो चलिए आज हम देश भर के उन आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। महिलाओं के गुम होने के हालात, उनकी सुरक्षा और सरकारी प्रयासों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं झारखंड की वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर किरण से हम बातचीत शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहूँगा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर किरण अपने विद्यार्थी जीवन से ही जेपी के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़ी रही हैं। आज भी चुनाव विहीन राजनीति में सक्रिय भागीदार हैं। डॉक्टर किरण ने पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। कोल इंडिया में महाप्रबंधक कार्मिक के पद से सेवानिवृत्त हुई। महिला पत्रिका संभवा इंजोर का संपादन उन्हीं के जिम्मे है। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख, कहानियाँ, समीक्षा एवं कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। रेडियो दूरदर्शन से भी जुड़ी रही हैं। डॉक्टर किरण रांची में रहती हैं। तो डॉक्टर किरण को एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं और हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर किरण, अभी जो आंकड़ा चल रहा है देश में अखबारों की सुर्खियां बनता जा रहा है, यह आंकड़ा आखिर में आपको क्या लगता है? इस आंकड़े पर आपकी पहली त्वरित प्रतिक्रिया अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगी? धन्यवाद किसलय जी। हमारा देश अभी कुछ दिन पहले जो पेपर में हमने पढ़ा कि आप खुद वो आंकड़े आप अभी बता रहे हैं कि इतनी महिलाएं, लड़कियां मिसिंग हैं। कहाँ गई वो? क्यों गई? कैसे गई? किसी ने उन्हें खोजा नहीं।
वो परिवार की, इसी समाज, इसी देश की लड़कियां हैं, वो हमारे प्रजातंत्र की नागरिक हैं। तो क्या हमारा जीवन, एक स्त्री का जीवन इतना तुच्छ है कि लोग वो कहीं भी मिस हो जाती है और कुछ पूछते नहीं है? तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे देश में जेंडर इश्यूज कहीं से भी कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। ये खास तौर से पिछले 8-9 सालों से तो केवल नारों में ही मैं बेटियां सुनाई देती हैं, बेटियां दिखाई नहीं देती हैं, वो केवल मिस होती रहती हैं, जगह जगह जाती हैं, खो जाती हैं, जैसे कि यह एक जंगल है और चारों ओर इस तरह के जंगल के वातावरण बने हैं कि एक लड़की, एक स्त्री खो जाती है और उसके घर वाले, उसके देश वाले खोजने वाले नहीं होते हैं। तो एक पंक्तियां मुझे याद आती है कि बड़ी बूढ़ी कहा करती थी इस देश के बारे में, लड़कियों के बारे में, न आना इस देश लाड़ो, और लाड़ो बेटियां कहती हैं अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। तो क्या यह देश, इसकी हवा ऐसी प्रदूषित हो गई है स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, कि यहाँ वो जीवित नहीं रहना चाहती है, जीवित नहीं रह पाती है? तो मेरी तो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ये है कि भाई हर वक्त चुनाव चुनाव चुनाव, या फिर दूसरे तरह के सांप्रदायिक धर्म, हिंदू मुस्लिम करते रहो। और पिछले 3 सालों में इतनी बड़ी संख्या, और हम जब बात करते हैं कि भाई हमारे झारखंड की लड़कियां, जो हमारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी समस्या है, तो आपने जो आंकड़े पढ़े उसके बारे में मैं एक अविश्वास व्यक्त करती हूँ कि वो आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं जो कहीं भी लिखे नहीं गए हैं, कहीं दर्ज नहीं हुए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में हमारे देश से बड़े बड़े महानगरों में लड़कियां जाकर काम कर रही हैं, वो लड़कियां कितनी असुरक्षित है वहां। और सबसे बड़ी बात कि मुझे एक लड़की, मेरी बहन रहती है दिल्ली में, और उनके घर में एक महिला मिली, लड़की नहीं थी वो, 45 के आसपास की महिला थी। उसने जो एक बात कही वो आज भी मेरे दिल में गड़ा हुआ है कि कैसा ये देश है जहां एक स्त्री का जीवन पेंडुलम की तरह है। एक तो ऐसे ही पेंडुलम है, मायका और ससुराल का बड़ा मसला रहता है कि इस घर से डोली निकली तो इस घर में अर्थी आएगी, पता नहीं कितनी इस तरह के घटिया, एक इंसान को इंसान का दर्जा नहीं रहने वाले मुहावरे प्रचलित हैं। और वहां वो लड़की कह रही है कि मेरा जीवन पेंडुलम है। कैसे पेंडुलम है? मेरा कोई घर नहीं है, मैं आज जहां नौकरी कर रही हूँ वो घर मेरा नहीं है, वो मेरे मालिक का घर है। और माँ, यहाँ से मैं पैसे भेजती हूँ माँ बाबा को, छुट्टियों में कभी कभी ही जा पाती हूँ, साल में 1 या 2 बार माँ बाबा से मिलने के लिए। धीरे धीरे ये संख्या और कम होने लगती है, और जो मेरे माँ बाबा का घर है वो मेरा घर नहीं। तो आखिर मेरा घर है कहाँ? ये जो सवाल तलाशती स्त्रियां हैं, यही खो रही है इस समाज रूपी जंगल में, जहां स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। वो इज्जत बनी हुई है केवल लोगों के युद्ध के लिए, लोगों के नाक के लिए, अपना एक उनका वजूद नहीं। तो ऐसी स्थिति में, हाँ, ऐसी स्थिति में मैं ये मानती हूँ कि जो ये लड़कियां खो रही हैं, ये हमारे समाज पे एक श्राप है, और समाज के को बहुत ही धरातल में नीचे ले जाने वाली घटनाएं हैं, बहुत शर्मनाक हैं। ये हमें अपने आप पे सवाल उठाती हैं, हम कहाँ रहते हैं कि हमारी बेटियां इस समाज रूपी जंगल में खो जाती हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है जहां उनके नागरिक अधिकार नहीं है, वो जीने का अधिकार जो हमारे संविधान, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हमें अधिकार देते हैं, क्या ये अधिकार का उनके ऊपर पालन हो रहा है? क्या वह अपने तरीके से जी पा रही है? और गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण तरीके से नौकरी करने का अधिकार है। तो जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां भी वही स्थिति है, जहां हमारा माँ बाबा का घर है वहां भी वही स्थिति है। तो आप अगर सिमडेगा गुमला जाएंगे ना, तो अनगिनत घर ऐसे मिलेंगे। मैं तो जब ले गई थी वहां मुझे यहाँ की लड़कियां मिली,
कहीं वो ईंट भट्ठा में काम कर रही, सड़क बनाने में काम कर रही है, तो हम्म। कहीं वो होटल में बेरा के रूप में काम कर रही, कहीं घरों में काम कर रही। मैं तो यहाँ आपको रोकना चाह रहा हूँ। जी दरअसल कहिए मुझे कहिए। आपकी जो बातें हैं आपने जो रखी, दिल्ली हम्म वाली जो महिला आपके यहाँ काम करती थी या आपकी दीदी के यहाँ काम करती थी, उसने जो पेंडुलम वाली बात कही, वो वाकई एक ऐसा सच है, ऐसा कड़वा सच है, जिसके बारे में सचमुच ही समाज को अब नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा। दरअसल मैं सही बात है। इसी बीच में याद कर रहा था, आपको शायद जानकारी भी होगी कि ये सिस्टर जेमा करके एक महिला हाँ हजारीबाग, एक्टिविस्ट, हजारीबाग में थी। हाँ हाँ, नहीं मैं रांची मिली की हूँ भी, उनसे। रांची में काफी रांची दिनों में तक भी, उन्होंने रांची काम में भी किया रही है। है बहुत दिनों तक। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मुझे याद है कि मैं हम्म उस समय एक अखबार में काम करता था, तब की बात है, आज से ये 2007 की बात है, 7 के आसपास की बात है। वो उस महिला ने मुझे बताया था, उस एक्टिविस्ट ने मुझे बताया था कि झारखंड से हर साल करीब 30,000 महिला और युवतियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। एकदम ये सही है। ये अद्भुत आंकड़ा था। बाद में हम्म, किसी भी सरकारी एजेंसी ने उसका खंडन नहीं किया। और कहीं इनफैक्ट ये किसी बाद में, पोथी में दर्ज नहीं है, किसी जी फाइल में लिखा हुआ नहीं है, ना उनका नाम है, ना उनका चेहरा है, कहीं कोई फोटो नहीं, तस्वीर नहीं। वो एक चेहरा विहीन, नाम विहीन स्त्रियां हैं, नाम जो भी, इस समाज में काम कर रही हैं, लोगों के घर में सपोर्ट करती हैं। वो एक हेल्प है ना, और डोमेस्टिक हेल्प है, तो देखिए, उसको। हाँ ये बोलिए। स्थिति जो है, जैसे झारखंड के अलावा कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी है, कमोबेश मध्य प्रदेश में तो है ही, फिर बिहार से बहुत है, कई और जो पिछड़े राज्य हैं उसमें ऐसी स्थिति बहुत बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। अब तो जो आंकड़ा एनसीआरबी ने जो दिया, आप खुद बता रही हैं, तो उस आंकड़े को ही देखें अगर, तो हमें लगता है कि इस पर सरकार ने, दरअसल मुझे एक छोटा सा उल्लेख करना यहाँ मैं चाह रहा था कि जो राज्यसभा के पटल पर जो दस्तावेज उन्होंने पेश किया एनसीआरबी ने, एनसीआरबी की ओर से जो राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया, मिश्रा ने, उस दस्तावेज में एक खास बात और थी। उसमें जो सांसद फौजिया खान ने जो उठाया था मसला, वो दरअसल महाराष्ट्र का मसला था, और उस महाराष्ट्र के मसले में करीब करीब 4,000 युवतियां और औरतें वहां से गुम हो गई हैं, ऐसा बताया गया था। और वो कि मात्र 6 महीने में, पिछले 6 महीने में, ये पिछला आंकड़ा है, उस पर एनसीआरबी ने बताया कि हाँ पिछले 6 महीने में। इसके पहले जो आंकड़ा जो अभी सुर्खियां बना हुआ है, वो आंकड़ा तो 2019 से 2021 तक का है। और ये जो महाराष्ट्र वाला आंकड़ा है, इस पर उस सांसद ने पूछा था कि इस पर सरकार की ओर से क्या पहल की गई है, तो सरकार ने कहा अपना वो रटा रटाया हुआ जो फॉर्मूला है उसको सुनाया है, उस दस्तावेज में है। और उसमें खास कहा गया है कि साहब हम लोगों ने तो कॉल सेंटर शुरू कर दिया, तो महिला थाना में एक एक टेबल शुरू कर दिया महिलाओं के लिए, फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक खास फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया। तो जो पुरानी घिसी पिटी हुई बातें हैं बस उसको दोहरा दिया गया, और उसकी इस पर से कोई रिएक्शन नहीं है। और वो तो एक बहाना था, उसी मार्फत उसी सवाल में फौजिया खान ने शायद पूछा था कि करीब पूरे देश के बारे में उसने पूछा था कि अब बताइए कि पूरे देश में क्या है आंकड़ा, गुमशुदा महिलाओं का आंकड़ा क्या है। तो फिर सरकार उसमें एनसीआरबी ने जो आंकड़ा दिया है वो सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के बारे में, दिल्ली, केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली सबसे बड़ा आंकड़ा है जहां गुमशुदा हुए महिलाओं के बारे में जानकारी है। अब सोचिए, वो केंद्र सरकार जहां पे जिसका जो उसका खास जगह, उसकी खास जगह जहां पे उसके तमाम ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हैं, वहां से सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, खासकर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तब। ये अपने आप में बड़ा दुखद है। और जो घटना थी, हम तो उस पर भी हम कहते हैं, ये जो महिलाओं के प्रति अगर इस पर गौर से आप देखेंगे तो 2014 के बाद से महिलाओं के प्रति समाज और समाज का जो नजरिया बदला, और सरकारी एजेंसियों का जो लापरवाह नजरिया सामने उभर कर आ रहा है, वो इस ओर इंगित करता है कि वो बेटी बचाओ वाली बात है कहाँ। नहीं, वो आपने तो बहुत नजदीक से देखा है। हाँ नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी
कि ये जो आंकड़े हैं या सरकार असंवेदनशील है, उन्हें महिला मुद्दे कुछ समझ में नहीं आते। नारेबाजी तक ठीक है, नहीं तो अभी अगर आपने ठीक कहा कि पहले एक तो हम इस चीज को मानते हैं कि भाई हमारा देश जो केवल परंपरा परंपरा रटता रहता है, वो परंपरा में महिलाओं को उनके अपने हकों को खत्म करने के लिए महिलाओं को ही चौकीदार बना देता है। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई महिला अपने अपने हितों के ऊपर खुद चौकीदारी करेगी, अपने इच्छाओं का खुद दमन करेगी, तो वो कैसे मुक्त होगी, कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो एक बेसिक बात है। लेकिन सरकारी स्तर पे और देश के स्तर पे जिस तरह की स्थितियां अभी 2014 के बाद से बनी है, वो तो सचमुच में बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही पीछे ले जाने वाली हैं। हर इतने उदाहरण आपको मिलेंगे ना कि क्या है कि एक जो मतलब वॉच टावर की तरह मीडिया हमारा काम करता है, उस मीडिया ने तो खत्म कर दिया है लोकतंत्र की धारा को, और हर वक्त विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल पूछना, एकदम मंत्र जाप की तरह सरकार के बारे में आरती उतारते रहना, उनके कामों को, एक एक बात को इतनी बार बोलते हैं लोग कि ये जो वाचक का काम खत्म हो गया, तो भाई महिलाओं के हितों को भी तो देखने वाला समाज और एक तंत्र वो था। लेकिन आज वो तंत्र निकम्मा है, वो तो केवल स्तुति गान में लगा हुआ है। सरकार जो आज हमारी है, उसके स्तुति गान के अलावा उनको कोई काम नहीं है, और विपक्ष को डिमोरलाइज करना है। हमारा और आपका करोड़ों रुपया खर्च करके जिस राहुल गांधी को उन लोगों ने पप्पू करार दिया, उसी राहुल गांधी ने एक झटके में पापा को पप्पू बना दिया। ये आजकल मुहावरा बहुत चल रहा है। तो ये पापा को पप्पू बना दिया। हाँ, ये सचमुच में अभी जैसे जिस तरह का भी फिर एक स्लोगन दिया उन्होंने कि मिट्टी को छू करके 15 अगस्त को नमन कीजिए सारे देशवासी, उसका फोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए, सेल्फी खींच करके इसी तरह के बकवास, थाली पीटो, दिया जलाओ, दिया जलाओ, 18 दिन में महाभारत जीता, 21 दिन में कोरोना जीत लेंगे। जीता कोरोना? कोरोना का 1, 2, 3, 4 पेज आता ही गया। और जो एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी इस तरह के जो आते हैं रोग, उसको धीरे 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 खत्म होने का, चाहे वो टीका के कारण हो या लोगों के इम्यून सिस्टम के कारण हो, वायरस के कमजोर होने के कारण। तो ये जो लफाजी पे, जो केवल नारेबाजी पे, थाली पीटने और दिया जलाने और अभी माथा पे मस्तक पे लगा लेंगे अगर हम अपने देश की मिट्टी, तो औरतें कहाँ पहुंच जाएंगी? कहाँ पहुंच जाएंगे? सम्मान, मैंने औरत मर्द कोई भी, मैं जेंडर की बात करती हूँ केवल। जेंडर तो एक सोच है, एक विचार है जो हर किसी में, आप में, हम में, सब में है। तो एक केवल स्त्री पुरुष की, स्त्रियों की बात अलग, पुरुषों की बात अलग, ऐसी बात मैं नहीं कर रही। लेकिन चूंकि प्रमाण है हमारे यहाँ, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, नॉर्म्स हैं जो औरतों के खिलाफ हैं, इसलिए हम औरतों के बारे में बात करते हैं कि आपने उसके जीवन को, कल की बात होती थी, अभी मैंने पेंडुलम की बात उठाई, कल की बात होती थी कि औरतों का जीवन तो धान का रोपा है। धान एक जगह बीजड़ा डालो, वहां से उठा करके अगर दूसरी जगह लगाओगे तभी उसमें अच्छे फसल आएंगे। और कितनी कितनी तरह की कहावतें हैं, मैं क्या बताऊं। तो ये सारे मिल करके एक औरतों के जीवन को निरापद, एकदम काम का नहीं बना देते हैं, समाज के लिए सम्मानजनक नहीं रह गया है ये। और अभी के समय में अभी जो सरकार का रवैया है, जो सारे सीन हमको दिखाई देते हैं, उसमें तो कल मिट्टी ही मस्तक पे लगा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, लोड कर सकते हैं और मगन होकर के राम 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 जपते रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर कुछ नहीं है। नहीं, आपने सही आपने जो इंगित किया, उस इशारा किया मीडिया को लेकर, और अखबार और मीडिया, उसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम अखबार में जैसा लगता है पत्रकारिता का निस्नाबूद करके छोड़ दिया है इन लोगों ने। पत्रकारिता रही नहीं गई है कहीं भी। किसी भी आप अखबार उठा लीजिए, आप अपने शहर का अखबार उठा लीजिए, देख लीजिए उसमें कितनी पत्रकारिता हो रही है। मीडिया चैनल्स जो हैं उस पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से गंदी हरकतें नेता और प्रवक्ताओं को लाकर की जा रही है। ऐसा लगता है कि मीडिया ने सब कुछ त्याग दिया है।
और उसका फायदा सीधा सीधा इतना मन बढ़ जाना कि सरकार का मनमानी करना, केंद्र सरकार का या जो भी जो सत्ता में सरकार रहती है वो तभी मनमानी करती है जब साथ में मीडिया का सहारा उसको मिलता है। मीडिया सबसे बड़ा मीडिया एक तंत्र की तरह उनको टोकता रहता है, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये क्यों गलत किया, इसका जवाब दो। जनता का जवाब मांग रही है, जनता का वो माउथ पीस बनता है। और अभी क्या है, वो सरकार का माउथ पीस बन करके जनता को गाली दे रहा है, विपक्ष को गाली दे रहा है, सरकार को की स्तुति गान में सारी चीजों की हदें पार कर जा रहा है। और ऐसे में एक नागरिक की तरह से, एक नागरिक का, एक स्त्री हो या पुरुष, जीना तो मुश्किल है ही, एक स्त्री का जीवन और भी कष्टमय हो गया है। तो ये जो स्त्रियां गायब हो रही हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है समाज के लिए, देश के लिए। सरकार को एक बार ठहर के केवल डाटा दे देना और लफाजी कर देना कि कॉल सेंटर खोल दिया, महिला थाना में ये कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है हासिल। इसके लिए आपको बहुत सतत और गंभीर प्रयास, संवेदनशील होकर सोचने और करने की जरूरत है। तभी ये जो हमारी, जो ये देश में जो जंगल फैला हुआ है, जहां औरतें गुम हो जा रही हैं, मिस कर जा रही हैं, कि लापता हो जा रही हैं, ये लापता नहीं होंगी। ऐसा मुझे आशा है कि भाई हम आप सब मिल करके सोचें। और सरकार से हम इतनी बातें क्यों करते हैं? इसलिए कि हमने इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसकी हमारी और आपकी ताकत थोड़ी कम है। सरकार के पास ताकतों का, संसाधनों का अंबार है, और वो अगर चाहे तो बहुत कुछ बहुत कम मेहनत में कर सकते। इसीलिए हम गुहार लगाते रहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। तो संवेदनशील होकर के, ठहर करके स्त्रियों के बारे में सरकार को, हमको, आपको, मीडिया को, सबको सोचने की जरूरत है। तो शायद ये जो गुम होती हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, ये वापस से अपना जीवन पा सकेंगी और आ सकेंगी अपने जीवन में, हमारे जीवन में, जहां उनका अपना घर है। ऐसा नहीं कि वो जिंदगी उनकी पेंडुलम की तरह रह जाए। तो ये बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। और खासकर जब सरकार से जो अपेक्षा की बात आती है तो नकारात्मक सोच तुरंत उभर जाती है। हालात जो सरकार का अभी तक का जो चरित्र दिख रहा है, सरकारी चरित्र जो अभी पूरे देश भर में जो दिख रहा है, उससे कितनी अपेक्षा की जाए। बहरहाल हमारे पास में और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि संसाधन के मामले में हम बहुत कमज़ोर होते हैं। इंडिविजुअल्स कहाँ कर पाएंगे इसे, कोई छोटी मोटी संस्था भी कहाँ कर पाएगी। सरकार के पास में तमाम संसाधन है, तमाम उनके पास में जरिया है, उनकी एजेंसीज हैं, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अब इसके लिए है कि जन दबाव बनाने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि इसके लिए आप जैसे लोग जिस ढंग से आगे आ रहे हैं, उससे अच्छा लगता है कि कुछ दबाव बनेगा सरकार पर। ये जो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, सोशल मीडिया के मार्फत ही सरकार पर एक दबाव बनाया जाना चाहिए, जिससे कि सरकार, हालांकि अब तो बहुत वक्त कम है, 2024 का चुनाव जो आम चुनाव होने वाला है, तो सरकार तो बहुत एक्टिव नज़र आनी चाहिए। अब पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बहुत खामोशी भी है सत्ता में, केंद्र में बैठे लोगों की खामोशी है, वो भी बड़ा डराती है कि आखिर में क्या कुछ होने वाला है। एनीवेज, तो आपका बहुत सारा वक्त हमने लिया, और वो आंकड़ों को हम लोग दर्शकों को तो अभी तो दिखाते रहे हैं, स्क्रीन पर भी फिर से दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरण। छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। जी बोलिए। कि ये जो समस्या है इतनी गहरे बैठी हुई है कि आज जब मणिपुर की स्त्रियों को देखते हैं हम सब, तो उबकाई आने लगती है, लगता है कहाँ हम खड़े हैं, किस बाजार में हमें ला दिया गया है। तो ये जो सरकारी तंत्र की तरफ से उनकी बेइज्जती हो रही है, ये आज समाज तो कर ही रहा था कल तक, तो ये आज बहुत बहुत ज्यादा निंदनीय है। और इसके लिए हम आप सब लोगों को मिल करके सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि हमारी बेटियां गुम ना हो। एक प्रजातंत्र के मिले अपने नागरिक अधिकारों का वो उसका उपयोग कर सके। इसलिए इस बात को करना होगा। हम लोगों का समय खत्म हुआ। 2 लाइन मजाज की 2 पंक्तियां हैं जो मेरी बहुत प्रिय है, मैं उसको सुना करके आपका धन्यवाद करूंगी। तेरे माथे पर ये जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन
तेरे माथे पे ये जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल को अगर परचम बना पाती तो बहुत अच्छा। तो क्या आज बात है। आज क्या बात आपके है। इस वीडियो बहुत के सुंदर, माध्यम से भी मैं बहुत सुंदर। महिलाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि हम्म, पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, हम्म, अपनी जो उनके ऊपर जो पहरेदारी बैठाई गई है उनकी उससे मुक्त हो। मुक्त होने का मतलब यह है कि अपने अधिकारों को जाने, उसे कैसे उपयोग करेंगी और कैसे आगे आएंगी और इस समाज को बनाने में कैसे वो सहयोग करेंगी, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद सही कहा आपका। आपने। बहुत धन्यवाद आपको। और डॉक्टर किरण, आपने जो मणिपुर वाली बात उठाई, इस पर हम लोग पहले भी वीडियो करते रहे हैं और हम चाहेंगे कि अगली बार फिर से हम लोग इस पर बात करें। लेकिन सबसे दुखद बात जो है जिसकी चर्चा मैं अंत तक जरूर करना चाहूँगा कि मणिपुर में इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आश्चर्यजनक देश है हमारा कि यहाँ का मुखिया ऐसे हालात में, मणिपुर में जो हालात हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरे देशों के बारे में जो हम लोग सुनते रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री छोटी छोटी घटनाओं पर उस प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, भुक्तभोगी के घर चले जाते हैं, चले वहाँ जाते जमीन पर हैं। बैठकर उनके साथ जमीन पर बैठकर वो उनकी व्यथा सुनते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री 3 महीने से झांक तक नहीं पा रहा है, बता भी नहीं पा रहा है कि हम क्या करेंगे। अजीब सी स्थिति, ये बहुत दुखद है। लेकिन हमें लगता है आप जैसे लोग जो सामने आ रहे हैं, इसका अच्छा नतीजा आएगा। अगर कुछ नहीं तो राजनीतिक प्रक्रिया में ही कुछ ना कुछ अपेक्षा हम लोग जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस तरह का प्रोग्राम किया और आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे। हम चाहेंगे कि कई और जो महिला मुद्दे हैं उन पर आपसे बातचीत होती रहे। जरूर। और दर्शकों ने अब तक जो सुना उसके लिए मैं दर्शकों का भी आभारी हूँ। और अब तक अगर वीडियो आपको पसंद आता है, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने मित्रों से, अपने परिजनों से। और फैक्टफुल चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। जोहार।